वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन बच्चों में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक आप हिंदी में स्टडी कर रहे हैं। यदि आप इसी लेक्चर को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। वहाँ से आपको लिंक मिलेगा या आप चैनल को विजिट करके भी उस लेक्चर को सर्च कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन या प्रतिरक्षण या टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति या बच्चे को हम संक्रामक बीमारियों के लिए प्रतिरक्षित या प्रतिरोधी बनाते हैं, आमतौर पर एक वैक्सीन के द्वारा। ये जो वैक्सीन या टीके हैं, ये हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षण प्रणाली है उसको एक्टिवेट करके उस बीमारी के विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा है वो वैक्सीन द्वारा अर्जित की जाती है, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम टीकाकरण या वैक्सीनेशन भी कहते हैं। प्रत्येक टीका एक विशेष बीमारी के खिलाफ प्रतिरक्षा पैदा करता है, इसलिए बच्चों और महिलाओं को कई टीके लगाए जाते हैं अलग अलग बीमारियों के लिए। इन सारे टीकों को कब कब और कैसे कैसे लगाना है, इसके लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल रेडी किया जाता है और ये रेकमेंड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा। तो ये जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। इस शेड्यूल में मुख्य रूप से यही बताया जाता है कि किस समय कौन सा टीका लगाना है, और जैसा कि आप जानते हैं कि मेन इसमें ध्यान दिया गया है कि समय कब टीका लगना है और कितने कॉन्टैक्ट्स एक हेल्थ डिपार्टमेंट और बेनिफिशियरी यानी उस बच्चे के बीच होने हैं। तो टीके बहुत से लगते हैं बहुत सारे बीमारियों से बचाने के लिए। तो भारत सरकार ने ये जो शेड्यूल है ये इस हिसाब से व्यवस्थित किया है कि कम से कम कॉन्टैक्ट हों और उसमें अधिक से अधिक बीमारियों के लिए प्रतिरक्षण पैदा हो सके और टीके लग सकें। आज का ये जो लेक्चर है ये इसी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जन्म के समय बच्चे को कौन कौन से टीके लगा दिए जाते हैं। सबसे पहले है बीसीजी। बीसीजी टीबी या तपेदिक रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है और इसकी दो टाइप की डोज हो सकती हैं। यदि 1 महीने से पहले बच्चे को लगा है जन्म के समय तो 0.05 ml डोज लगेगी, और यदि किसी कारण उस समय नहीं लग पाया और बाद में बच्चा आता है तो 0.1 ml उसको लगनी है। रूट इसका इंट्राडर्मल होता है, लेफ्ट अपर आर्म पर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। दूसरा टीका जन्म पर है हेपेटाइटिस बी, जो हेपेटाइटिस बी से बच्चे की रक्षा करेगा, इसके प्रति प्रतिरक्षण पैदा करेगा। 0.5 ml डोज इंट्रामस्कुलर दी जाएगी एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट लेग में। उसके बाद है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन है उसकी 2 बूंद पिलाई जाएगी ओरली। तो ये 3 जो टीके हैं ये जन्म पर लगते हैं। उसके बाद सेकंड कॉन्टैक्ट हमें जाना होता है 6 हफ्ते पर यानी 1.5 महीने पर। तो उस समय कौन कौन से टीके लगेंगे? ओरल पोलियो वैक्सीन फर्स्ट डोज, ठीक है, उसकी 2 ड्रॉप पिलाई जाएगी ओरली। पेंटावेलेंट वैक्सीन की फर्स्ट डोज। पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 बीमारियों से रक्षा करता है बच्चे की। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटेनस, हेपेटाइटिस बी और हिप, ये इन्फ्लुएंजा। तो ये सारे के सारे बीमारियां इस एक टीके से सुरक्षित हो जाता है बच्चा, तो जरूर लगवाना चाहिए। 0.5 ml डोज होगी इंट्रामस्कुलर और एंटीरोलेटरल साइड मिड थाई लेफ्ट लेग में इसको लगाया जाता है। तीसरा टीका लगता है इसी समय फ्रैक्शनल आईपीवी। जैसे वो पहले ओरल पोलियो दिया जाता है, इसी प्रकार फ्रैक्शनल आईपीवी की डोज भी इस समय दी जाती है जो काफी इफेक्टिव है। ये इंट्राडर्मल दिया जाएगा 0.1 ml राइट अपर आर्म पर। फिर है रोटा वायरस। रोटा वायरस लेटेस्ट शेड्यूल में शामिल किया गया है फेज्ड मैनर में। कुछ स्टेट्स में ये अभी लागू हो गया है, कुछ स्टेट्स में जल्दी ही लागू हो जाएगा। ये रोटा वायरस डायरिया से बच्चे की रक्षा करता है। 5 ड्रॉप ओरल दी जाती हैं रोटा वायरस की। इसके अलावा पीसीवी वैक्सीन भी अभी शेड्यूल में लाया गया है।
यह भी कुछ स्टेट्स में लागू हो गया है और कुछ स्टेट्स में अभी लागू होना है। ये न्यूमोनिया से बच्चे की रक्षा करेगा। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर डोज दी जाती है एंटीरो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई राइट लेग में इसको दिया जाएगा। उसके बाद फिर 10 हफ्ते बाद बच्चे को, यानी ये जो भी टीके लगे इसके 1 महीने बाद फिर से बच्चे को टीके लगेंगे। ओरल पोलियो वैक्सीन की सेकेंड डोज 2 बूंद ओरली दी जानी है। पेंटावेलेंट सेकेंड ये 0.5 ml इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट लेग में, और रोटावायरस 5 ड्रॉप ओरली दी जाएंगी। अब इसके फिर से 1 महीने बाद यानी 14 हफ्ते पर फिर से ओरल पोलियो वैक्सीन की थर्ड डोज 2 ड्रॉप ओरली, पेंटावेलेंट वैक्सीन की थर्ड डोज 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट लेग में, फ्रैक्शनल आईपीवी 0.1 ml इंट्राडर्मल राइट अपर आर्म में, और रोटावायरस 5 ड्रॉप्स ओरली, और पीसीवी 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई राइट लेग में। ये 14 हफ्ते पे वैक्सीन बच्चे को लगनी है। उसके बाद सीधा 9 मंथ पर बच्चे को टीकाकरण के लिए लाना है। इस समय एमआर वैक्सीन लगेगा, MR1 फर्स्ट डोज, जो मीजल्स और रूबेला से बच्चे को बचाएगा। 0.5 ml सबक्यूटेनियस राइट अपर आर्म में दी जाएगी। और इसी समय जेई की फर्स्ट डोज, जेई क्या है, जापानीज एनसेफेलाइटिस से बचाएगा बच्चे को, 0.5 ml सबक्यूटेनियस लेफ्ट अपर आर्म में दी जानी है। इसके अलावा पीसीवी जो न्यूमोनिया से बचाता है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई राइट लेग में, और विटामिन ए की फर्स्ट डोज 1 ml ओरली दी जाएगी। उसके बाद 16 से 24 महीने के दौरान बच्चे को डीपीटी बूस्टर लगनी है फर्स्ट, और ये डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस से रक्षा करता है। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट लेग में इसको लगाया जाना है। दूसरा टीका इस समय लगेगा MR2 का, यानी मीजल्स और रूबेला की सेकेंड डोज 0.5 ml सबक्यूटेनियस राइट अपर आर्म में। इसी समय ओपीवी बूस्टर दिया जाना है 2 ड्रॉप्स ओरली, और जापानीज एनसेफेलाइटिस की सेकेंड डोज 0.5 ml सबक्यूटेनियस लेफ्ट अपर आर्म। इसके अलावा विटामिन ए की सेकेंड डोज इस समय दी जाएगी 2 ml, और इसके बाद हर 6 महीने में 5 साल तक ये 2-2 ml ओरल विटामिन ए दी जानी है। ये हमें बच्चे के पेरेंट्स को समझाना है। उसके बाद जो इंजेक्शन लगेगा वो 5 साल पे लगना है। डीपीटी बूस्टर सेकेंड 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में लगेगा। इसमें हम लेफ्ट और राइट मेंशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक ही टीका लगना है तो लेफ्ट में भी लगा सकते हैं, राइट में भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार 10 ईयर पर टिटनस का 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म, और 16 ईयर्स पर टेटेनस 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म। इसके बाद पॉइंट आता है कि जो हम इम्यूनाइजेशन क्लिनिक कंडक्ट करते हैं उसका क्या प्रोसेस रहना चाहिए। आइडियली जब भी इम्यूनाइजेशन क्लिनिक रेडी करना हो तो एक उपयुक्त साइट का चयन करना होता है कि कहाँ पर इम्यूनाइजेशन कैंप लगाना है या सेशन करना है। क्लिनिक में भी हो सकता है, फील्ड में हो सकता है। आवश्यक उपकरणों और आपूर्ति के लिए व्यवस्था करनी है, लाभार्थियों की सूची रेडी करनी है, आंगनवाड़ी वर्कर और आशा के साथ मिलकर, और समीक्षा करनी है। लाभार्थियों को सत्र के लिए जुटाना वो इनका काम होगा, वो इनको लेके आएंगे, व्यवस्था करने में भी आपकी सहायता करेंगे, और एनाफाइलेक्सिस किट की भी रेडी करना होता है ताकि कोई भी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो तो तुरंत उसको मैनेज किया जा सके। समुदाय के नेताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें टीकाकरण की जो योजना बनाई है, कार्यक्रम है, उसमें शामिल करें। टीकाकरण से पहले शिशुओं का टीकाकरण और संभावित कॉन्ट्रा इंडिकेशन का आंकलन करें कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन है या नहीं बच्चे में। फिर टीकों को रेडी करना या पुनर्गठित करना, पुनर्गठित मतलब उनको रिकॉन्स्टिट्यूट करना डाइल्यूएंट के साथ मिला के, जो पाउडर्ड फॉर्म में है तो उनको पुनर्गठित करने के लिए सड़न रोकने वाली तकनीक यानी एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग करते हुए वो रिकॉन्स्टिट्यूट करना है।
रिकॉन्स्टिट्यूट या पुनर्गठन के बाद वैक्सीन की शीशी के लेबल पर रिकॉन्स्टिट्यूशन की तारीख और समय लिखना होता है। उसके बाद प्रत्येक इंजेक्शन के लिए ऑटो डिसेबल सिरिंज का यूज करना है। माता पिता को बच्चे को पकड़ने और उन्हें आरामदायक स्थिति में रखने के लिए समझाएं कि कैसे पकड़ना है। इंजेक्शन लगाने के लिए इंजेक्शन सही तकनीक का उपयोग करते हुए टीका लगाएं और सत्र के बाद खुली शीशी को खुली शीशी नीति मतलब ओपन वायल पॉलिसी के दिशा निर्देशों के आधार पर वापस रखेंगे। सत्र साइट का नाम, दिनांक और प्रयुक्त शीशियों की अलग अलग पैकिंग सुनिश्चित करें और जो पैकिंग हम रख रहे हैं वापस उस पे वो डेट होनी चाहिए कि कब ये यूज किया गया था, कहां पर। वैक्सीन कैरियर में वापस इनको पैक करें और जितना जल्दी संभव हो ILR में पहुंचाएं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के दिशा निर्देशानुसार टीकाकरण अपशिष्ट के निपटान का पालन करें। इसके बाद है की मैसेज जो हमें पेरेंट्स को देना है बिफोर वैक्सीनेशन एंड आफ्टर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से पहले हमें बताएं कि पेरेंट्स को बताएं कि कौन सा टीका दिया जाएगा और ये किस बीमारी से रक्षा करेगा। ये हमने अभी पढ़ा है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। कोई भी संभावित प्रतिकूल घटना होती है AEFI तो उसका उल्लेख करें और बताएं कि उन्हें कैसे संभालना है। जैसे कुछ टीके हैं जिनके बाद बुखार आ सकती है तो इसके लिए उन्हें बताना होता है कि पैरासीटामोल ड्रॉप्स दे सकते हैं। यह भी बताएं कि टीकाकरण अनुसूची में प्रत्येक संपर्क के लिए पूरी तरह बच्चे को सुरक्षित करने के लिए कब कब आना है। ठीक है, जब भी नेक्स्ट इंजेक्शन लगा तो नेक्स्ट वो कब आएंगे टीकाकरण के लिए, ताकि बच्चे का पूर्ण परिप्रेक्षण 100% इम्यूनाइजेशन हो सके। टीकाकरण कार्ड पर अगले टीकाकरण की तारीख भी लिखें कि नेक्स्ट ड्यू कब है और पेरेंट्स को बताएं। माता पिता को टीकाकरण कार्ड लाने के लिए याद दिलाएं कि अगले टीकाकरण के लिए जब भी आएंगे ये कार्ड जरूर लेके आना है। और उसके बाद टीकाकरण के बाद उन्हें 30 मिनट तक इंतजार करने का महत्व समझाएं कि वो इंतजार क्यों जरूरी है। उसके बाद टीका लगाने का प्रोसेस होगा और टीका लगाने के बाद क्या की मैसेज देने हैं। नंबर 1 कि किसी भी AEFI के निरीक्षण के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए आधे घंटे तक इंतजार करना है, ये उनको बताएं। यह भी बताएं कि हल्के बुखार या कुछ स्थानीय जो प्रतिक्रिया हो सकती है स्वेलिंग वगैरह उसके लिए क्या करना है और कब आशा या आंगनवाड़ी वर्कर से संपर्क करना है जरूरत पड़ने पर। माता पिता को यह भी याद दिलाएं कि उन्हें नेक्स्ट कब आना है वैक्सीनेशन के लिए। यदि वैक्सीनेशन सेशन या सत्र के दौरान कोई भी टीका आउट ऑफ स्टॉक हो तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को सूचित करना है कि ये टीका कब और कहां लगाना है, कब वो उपलब्ध होगा। और माता पिता से यह भी पूछें कि क्या उनके कोई सवाल हैं, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चिंताएं हैं। यदि ऐसा है तो उनका विनम्रतापूर्वक जवाब दें, उन्हें सेटिस्फाई करें। धन्यवाद। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वहां से मिलता रहे और अपने नोट्स बनाने के लिए आप mynursingstudents.blogspot.com पर विजिट कर सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।